Hello everyone, this is today's the Hindu newspaper analysis for UPSC Civil Services examination. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is related to Western Ghat conservation. Second issue is related to Samudra Manthan scheme. Third issue is related to birth and death bill 2026, and fourth issue is related to Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana. So let's discuss all the issues in detail. Western Ghat conservation with science and dialogue. What is issue? इज देयर अ नीड टू कंसिडर वेस्टर्न घाट विद साइंस एंड डायलॉग? क्या वेस्टर्न घाट को साइंस एंड डायलॉग के साथ कंजर्व करने की नीड है? द ईएसए मींस इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिबेट हाईलाइट द नीड फॉर बैलेंस इंक्लूसिव कंजर्वेशन अप्रोच टू प्रोटेक्ट वेस्टर्न घाट। प्रेजेंट में ईएसए इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया से रिलेटेड डिबेट की जा रही है और इस डिबेट के साथ ये हाईलाइट किया जा रहा है कि वेस्टर्न घाट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इंक्लूसिव कंजर्वेशन फॉलो करना होगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंडियन स्टेट कवर्ड। इंडिया का अबाउट 6 कोस्टल स्टेट्स हैं जो वेस्टर्न घाट के साथ कवर्ड हैं, सच एज गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। Recognition. Internationally recognized for their rich biodiversity. Because वेस्टर्न घाट का बायोडाइवर्सिटी वेरी रिच है, दैट इज वाई इस जोन को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एरिया। वेस्टर्न घाट कंटेन 39 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एरियाज इंक्लूडिंग नेशनल पार्क, रिजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वेस्टर्न घाट के अंदर टोटल 39 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, जिसके अंदर कुछ नेशनल पार्क, रिजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंक्लूड हैं। Declaration of World Heritage Site. Declared World Heritage Site by UNESCO in 2012. वेस्टर्न घाट को 2012 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल WGEEP, ये जो पैनल था ये 2010 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था सो दैट वेस्टर्न घाट में जो नेचुरल हैबिटेट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक रिपोर्ट प्रिपेयर किया जा सके। इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो माधव गैडगिल थे। माधव गैडगिल एक इकोलॉजिस्ट, एकेडमिक एंड एक राइटर थे। इस कमेटी की जो भी रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशंस गिवन किए गए थे उन रिकमेंडेशन में पहला रिकमेंडेशन ये था कि वेस्टर्न घाट एरिया को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर किया जाए और इस एरिया को 3 इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स में सब डिवाइड किया जाए। Significance. Such a declaration would regulate human activities to protect fragile ecosystems and, once notified under the Environment Protocol Act 1986, would provide legal protection. वेस्टर्न घाट को अगर एक बार ईएसए डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो इससे ह्यूमन एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जा सकता है एंड इसके थ्रू यहाँ का जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। साथ ही एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर एक बार अगर इसको नोटिफाई किया जाता है देन इसको लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सकता है। द ईएसए जर्नी ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का ईएसए जर्नी क्या रहा है? वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल 2010, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया 2010 में वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया गया था सो दैट वेस्टर्न घाट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड रिपोर्ट प्रिपेयर किया जा सके एंड यहाँ के नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जा सके। माधव गैडगिल इसके चेयरमैन थे एंड इसके जो रिकमेंडेशंस थे उसमें सबसे मेन रिकमेंडेशन ये था कि यहाँ पूरे जोन को ईएसए डिक्लेयर कर दिया जाए। नेक्स्ट 2012 में कस्तूरी रंजन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। कॉन्स्टिट्यूट करने का जो पर्पस था इसका वो ये था कि जो इससे पहले गैडगिल कमेटी थी उसकी जो भी रिकमेंडेशंस थी उन रिकमेंडेशंस का लोकल पीपल एंड पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत ज़्यादा ओपोज किया और ओपोज करने के बाद यहाँ पर 2012 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगेन कस्तूरी रंजन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। इस कमेटी के जो रिकमेंडेशंस थे वो गैडगिल कमेटी से थोड़ा डिफरेंट थे। इस कमेटी के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग वेस्टर्न घाट का जो एरिया था ओनली 37% एरिया को यहाँ पर ईएसए के अंडर कवर करने के लिए रिकमेंड किया गया था, जबकि इससे पहले जो
गैडगिल कमेटी थी, उसने पूरे एरिया को ईएसए डिक्लेयर करने के लिए रिकमेंडेशंस गिवन किए थे। साथ ही इस कमेटी के अंडर और भी कुछ रिकमेंडेशंस गिवन किए गए थे, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रेस्ट्रिक्ट यहाँ पर करने के लिए कुछ रिकमेंडेशंस गिवन किए गए थे, एंड नेचुरल लैंडस्केप लाइवलीहुड से रिलेटेड भी यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशंस गिवन किए गए थे। फर्स्ट ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 2014 based on the Kasturi Ranjan report, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change issued its first draft notification. कस्तूरी रंजन रिपोर्ट आने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा पहली बार वेस्टर्न घाट से रिलेटेड फर्स्ट ड्राफ्ट नोटिफिकेशन यहाँ पर इशू किया जाता है। नेक्स्ट, संजय कुमार एक्सपर्ट पैनल 2022 में इस ऑनगोइंग डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, बिकॉज यहाँ पर वेरियस स्टेट के भी कुछ कंसर्न थे, उन्हें एग्जामिन करने के लिए एक एक्सपर्ट पैनल यहाँ पर फॉर्म किया गया, जिसके जो हेड थे वो संजय कुमार ही थे। स्टेट वाइज इंस्टेंसेस, कुछ स्टेट वाइज प्रॉब्लम भी हैं वेस्टर्न घाट की इकोलॉजी से रिलेटेड, बिकॉज यहाँ पर जो पैनल फॉर्म किया गया था, उस पैनल के जो भी डेलिब्रेशंस थे, गुजरात एंड गोवा ऐसे स्टेट थे जिन्होंने ईएसए नोटिफिकेशन को फाइनलाइज किया। महाराष्ट्र ने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया कि इसको अगेन रिव्यू किया जाए, एंड तमिलनाडु, केरला एंड तमिलनाडु, ये वो स्टेट थे जिन्होंने कोई अपना कंक्लूजन तो गिवन नहीं किया, बट अभी भी ये डिस्कशंस इनके कंटिन्यू चल रहे हैं। Recent development 2015 to 2026, a lack of consensus between the center and state resulted in 5 draft notifications being issued between 2015 and 2026. वेस्टर्न घाट के इकोलॉजी के प्रोडक्शन से रिलेटेड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बिटवीन एक कॉन्सेंसस का लैक है। दैट इज वाई 2015 से लेकर 2026 तक अबाउट 5 ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इशू किए जा चुके हैं। करंट स्टेटस जुलाई 2026, following the expiry of the last notification to July 2026, the ministry extended the expert panel tenure by another year. लास्ट नोटिफिकेशन जो भी इशू किया गया था वो जुलाई 26 में एक्सपायर हो चुका है। यही वजह है कि मिनिस्ट्री ने एक्सपर्ट पैनल का जो टेन्योर था उसको अनदर ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया है। रोल एंड इंक्लूजन ऑफ इंडिजिनस कम्युनिटीज, वेस्टर्न घाट को प्रोटेक्ट करने में इंडिजिनस कम्युनिटीज का क्या रोल रहा है। नेचुरल कंजर्वेशनिस्ट, ESA must actively include indigenous communities living within deep forest as they naturally practice conservation principles. इंडिजिनस कम्युनिटीज जो विद इन द डीप फॉरेस्ट लिविंग कर रहे हैं, ESA के अंदर उन्हें एक्टिवली इंक्लूड करना चाहिए, बिकॉज यही कम्युनिटीज हैं जिन्होंने यहाँ की जो इकोलॉजी है उसको कंजर्व करके रखा हुआ है। सस्टेनेबल रिलेशनशिप, despite challenging living conditions, these communities maintain a sacred, sustainable relationship with the environment. ये कम्युनिटीज इन्वायरमेंट के साथ एक सेक्रेड एंड सस्टेनेबल रिलेशनशिप मेंटेन करके रखते हैं। कल्चरल एंड इकोलॉजिकल ब्रिज, दियर प्रेजेंस एक्ट एज अ वाइटल ब्रिज बिटवीन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड मेन स्ट्रीम सोसाइटी। यही कम्युनिटीज फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड मेन स्ट्रीम सोसाइटी के बिटवीन एक वाइटल ब्रिज का वर्क करते हैं। Preserving diversity, excluding these communities risks the permanent loss of unique biocultural diversity. अगर इन कम्युनिटीज को एक्सक्लूड किया जाएगा देन यहाँ की जो यूनिक बायोकल्चरल डाइवर्सिटी है उसको परमानेंट लॉस होने का रिस्क भी यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। Conclusion, the Union government's decision to proceed with the ecologically sensitive area ESA notification for the Western Ghats demonstrated a strong commitment to protecting ecology and biodiversity. यूनियन गवर्नमेंट का वेस्टर्न घाट से रिलेटेड ESA नोटिफिकेशन रिलीज करने का जो ये डिसीजन है, ये गवर्नमेंट की वेस्टर्न घाट एरिया की इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को शो करता है। इकोलॉजिकल सिस्टम्स ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्टेट बाउंड्रीज। इकोलॉजिकल सिस्टम्स जो ऑपरेट होते हैं
वो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्टेट बाउंड्री के बियॉन्ड इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होते हैं। नेक्स्ट इशू इज रिलेटेड टू समुद्र मंथन योजना। Why news? To boost India's offshore exploration efforts, the Union Cabinet approved an outlay of 84,084 crore rupees to Union Petroleum Ministry's National Offshore Exploration Scheme Samudra Manthan। यूनियन कैबिनेट ने इंडिया के ऑफशोर एक्सप्लोरेशन एफर्ट्स को बूस्ट करने के लिए समुद्र मंथन योजना के लिए अबाउट 84,084 करोड़ रुपीज का यहाँ पर एलोकेशन गिवन किया है। अबाउट समुद्र मंथन स्कीम, समुद्र मंथन स्कीम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेम ऑफ द स्कीम, नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम समुद्र मंथन। अप्रूविंग बॉडी यूनियन कैबिनेट। नोडल मिनिस्ट्री यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्ट्री। टोटल आउटले 84,084 करोड़। टाइमलाइन ड्यूरेशन टू बी यूटिलाइज्ड अंटिल फाइनेंशियल ईयर 2030 एंड 2031। की ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल, इस स्कीम के की ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। नंबर, बूस्ट ऑफशोर एक्सप्लोरेशन। इस स्कीम का जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो ऑफशोर एक्सप्लोरेशन को बूस्ट करना है। सेकंड, ओवरकम सेक्टर चैलेंज, aims to reorient grow to overcome difficulties from aging oil and gas field। बिकॉज इंडिया के जो ऑयल एंड गैस फील्ड हैं वो काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ न्यू फील्ड यहाँ पर एक्सप्लोर करने की नीड है। उसको फुलफिल करने के लिए ये स्कीम एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। रिजर्व टारगेट एम्स एट कैटलाइजिंग रिजर्व्स ऑफ ओवर 600 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। Investment and growth stimulate significant investment across the exploration and production value chain to create a long-term opportunity for industry, innovation and economic growth। लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए स्पेशली इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए इस स्कीम के थ्रू एक मैसिव इन्वेस्टमेंट यहाँ पर फिक्स किया गया है। and de-risking investment in large scale seismic data acquisition and exploratory drilling help reduce geological uncertainty and de-risk future discoveries। यहाँ पर जो फ्यूचर डिस्कवरीज हैं उसको de-risk करने के लिए एंड जियोलॉजिकल अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने के लिए भी कुछ इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स इस स्कीम के अंडर ऐड किए गए हैं। फोर के फाइनेंशियल कंपोनेंट एंड आउटले, इस स्कीम के अंडर फोर के फाइनेंशियल कंपोनेंट क्या क्या है और उसके लिए कितना एलोकेशन गिवन किया गया है। डीप वाटर एक्सप्लोरेशन वेल, इस स्कीम के अंडर अबाउट 60 डीप वाटर एक्सप्लोरेशन वेल ड्रिल करने का प्लान है। एक डीप वाटर वेल का जो कॉस्ट होगा वो 675 करोड़ होगा। इस तरह से ओवरऑल 60 डीप वाटर एक्सप्लोरेशन का जो कॉस्ट होगा वो 43,200 करोड़ रुपीज होगा। ऑफशोर डाटा एक्विजिशन, ऑफशोर डाटा एक्विजिशन के लिए यहाँ पर 28,534 करोड़ रुपीज का आउटले सेट किया गया है। कॉमन ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अबाउट 10,000 करोड़ रुपीज का यहाँ पर एलोकेशन सेट किया गया है। ऑयल एंड गैस मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस जोन, इसके लिए अबाउट 2,000 करोड़ रुपीज का एलोकेशन किया गया है। द नेक्स्ट इशू इज रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ बिल 2026। वाई न्यूज? The registration of birth and death amendment bill 2026 was passed in the Lok Sabha। रिसेंटली लोकसभा के अंदर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2026 पास किया गया है। की प्रोविजंस ऑफ द बिल, इस बिल के अंडर की प्रोविजंस क्या क्या है। द अमेंडमेंट मॉडिफाई सेक्शन 13 ऑफ द पेरेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 क्रिएटिंग अ टू टायर फ्रेमवर्क फॉर डिलेड रजिस्ट्रेशन। जो मेन अमेंडमेंट किया गया है वो ओल्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 के अंदर किया गया है। स्पेशली इस ओल्ड एक्ट के अंदर जो सेक्शन 13 हुआ करता था उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए हैं और डिलेड रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर टू टायर फ्रेमवर्क क्रिएट किया गया है। डिलेड बिटवीन 1 to 2 ईयर्स, बर्थ एंड डेथ का रजिस्ट्रेशन अगर 1 to 2 ईयर्स डिले होता है तो इस केस में अब डीएम और एसडीएम या फिर ऑथोराइज्ड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अप्रूवल की नीड होगी। इनके अप्रूवल के बाद ही डेथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है और इसके लिए प्रेस्क्राइब्ड फी भी पेमेंट करना होगा।
डिलेड एक्सीडिंग 2 ईयर्स, अगर 2 ईयर के आफ्टर रजिस्ट्रेशन कराना है तो इसके लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट की अप्रूवल की नीड होगी। इस तरह से ये जो न्यू चेंज किया गया है इसमें मेनली एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से जुडिशरी की तरफ ये एक शिफ्टिंग किया गया है विद इन 1 ईयर। अगर रजिस्ट्रेशन नॉर्मल तरीके से किया जाता है, इसमें कोई स्पेशल चेंज नहीं किया गया है, जो पहले था वही इसमें अभी भी प्रोविजन है। बिकॉज पहले नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में लोकल रजिस्ट्रार सच एज म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराया जाता था, उसके लिए मजिस्ट्रियल इंटरवेंशन की कोई नीड नहीं होती थी। इसमें कोई चेंज नहीं किया गया, ये पहले भी इसी तरह का था और आज भी ऐसा ही है। ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस, ये जो न्यू सिस्टम या न्यू बिल अमेंड किया गया है, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या इसके सिग्निफिकेंट हैं। एनकरेजिंग टाइमली रिपोर्टिंग, बर्थ एंड डेथ का रिपोर्टिंग अब टाइमली किया जा सकता है और इसकी वजह से जो लॉन्ग डिलेड फ्रॉडुलेंट क्राइम्स हुआ करते थे उनसे प्रिवेंट किया जा सकता है। इन्हांसिंग डाटा इंटीग्रिटी, इसके थ्रू डाटा इंटीग्रिटी को इन्हांस किया जा सकता है। स्ट्रेंथनिंग लीगल सेफ गार्ड को इसके थ्रू स्ट्रेंथन किया जा सकता है। इंट्रोड्यूसिंग जुडिशियल स्क्रूटिनी फॉर एक्सेप्शनली डिलेड एंट्रीज, एड एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ स्क्रूटिनी अगेंस्ट मिसयूज ऑफ लीगल आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। बिकॉज अब जुडिशियल स्क्रूटिनी के अंडर रजिस्ट्रेशन को लाया गया, जिसकी वजह से अब लीगल आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में जो पहले फ्रॉड हुआ करता था या उसका मिसयूज हुआ करता था, उसके लिए अब यहाँ पर एक लेयर ऑफ स्क्रूटिनी प्रोवाइड की गई है। यूपीएससी रेलेवेंस, इस न्यू बिल का यूपीएससी के हिसाब से क्या रेलेवेंस है। Statutory framework, understanding the evolution of the registration of birth and death at 1969 and its subsequent amendment। बिकॉज ये जो टॉपिक है ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सेपरेशन ऑफ पावर, ये एक सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। द शिफ्ट इन अथॉरिटी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टू जुडिशियल मजिस्ट्रेट फॉर लॉन्ग डिलेड केसेस हाईलाइट चेंजेस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल आर्किटेक्चर। एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल आर्किटेक्चर में किस तरह से चेंज हुआ है इसको ये हाईलाइट करता है, बिकॉज इसके अंदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से अथॉरिटी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तरफ शिफ्ट हुई है। नेक्स्ट इशू इज रिलेटेड टू प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। व्हाई इन न्यूज, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना, a rupees 5,070 crore scheme aimed at accelerating floating solar power। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को अप्रूवल गिवन किया, जिसके लिए अबाउट 5,070 करोड़ रुपीज का एलोकेशन किया गया है। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना ये फ्लोटिंग सोलर सोलर पावर को एक्सेलेरेट करने के लिए लॉन्च की गई है। अबाउट प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अप्रूवल एंड आउटले, यूनियन कैबिनेट के द्वारा इसको अप्रूवल गिवन किया गया है एंड 5,070 करोड़ रुपीज इसके लिए एलोकेट किए गए हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंट, इट प्रोवाइड सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंस ऑफ अप टू ₹1 करोड़ पर मेगावाट। कोई भी पर्सन अगर किसी रिजर्वियर में या फिर अदर वाटर बॉडीज में सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना चाहता है, पर मेगावाट उसे 1 करोड़ रुपीज का सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा। टारगेट एंड इम्प्लीमेंटेशन, 2030 तक के लिए टारगेट सेट किया गया है कि अबाउट 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल करना है और इसको सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाना है। मैंडेटरी बैटरी स्टोरेज, इस स्कीम के अंडर ये मैंडेट किया गया है कि बैटरी स्टोरेज एनर्जी स्टोरेज कंपलसरी होना चाहिए। इट मीन्स अबाउट 10,000 मेगावाट तक का यहाँ पर बैटरी स्टोरेज होना चाहिए। करंट स्टेटस एंड पोटेंशियल, इंडिया currently has about 0.7 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी। प्रेजेंट में इंडिया के पास फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी ओनली 0.7 गीगावाट है। फ्लैगशिप एग्जांपल,
India's largest floating solar park is the 270 megawatt project at Omkareshwar on the Namda River in MP's Khandwa district with a plan to scale up to 600 megawatt. इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क नर्मदा रिवर पर ओमकारेश्वर में सिचुएटेड है, जो कि 270 मेगावाट प्रोजेक्ट है। सिग्निफिकेंस एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, इसका क्या सिग्निफिकेंस? ओवरकमिंग लैंड कॉन्स्टेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी कॉन्स्टेंट है लैंड से रिलेटेड, एक्विजिशन से रिलेटेड, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्कीम वेरी इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, solar development in India is heavily concentrated in Rajasthan and Gujarat due to inexpensive land and high solar radiation. Reservoir-based projects help diversify installations into states with large water bodies but limited land availability. अभी तक जो सोलर डेवलपमेंट है वो हैविली राजस्थान एंड गुजरात तक कंसंट्रेटेड है, बिकॉज यहाँ पर जो लैंड है वो इनएक्सपेंसिव है एंड हाई सोलर रेडिएशन भी यहाँ पर अवेलेबल है। बट इस इंस्टॉलेशन को डाइवर्सिफाई करने के नीड हुआ, इस वजह से रिजर्वियर बेस्ड प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किए गए। एडवांटेज ऑफ फ्लोटिंग सोलर पैनल्स, फ्लोटिंग सोलर पैनल्स के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं? वाटर कंजर्वेशन, बिकॉज सोलर पैनल अगर वाटर के ऊपर रखे जाते हैं तो इससे वाटर इवेपोरेशन रिड्यूस होता है, और वाटर इवेपोरेशन जब रिड्यूस होगा तो ड्रॉट प्रोन रीजन्स में अ, अ, इसका एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। रिड्यूसिंग वाटर इवेपोरेशन अगर रिड्यूस होगा वो ड्रॉट प्रोन रीजन्स में बारिश इसकी वजह से कम होगा। एनहांस्ड एफिशिएंसी, फोटोवोल्टेइक पैनल्स की एफिशिएंसी भी इसके थ्रू इम्प्रूव हो सकती है, बिकॉज पीवी पैनल्स के कूलिंग के लिए यहाँ पर एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है और इसकी वजह से इनकी एफिशिएंसी भी यहाँ पर बढ़ सकती है। नो लैंड एक्विजिशन हर्डल्स, utilize existing water bodies such as reservoir, lake, dams without competing with agriculture or forestry. लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड जो हर्डल्स हैं वो भी इसके थ्रू सॉल्व हो सकते हैं, बिकॉज फ्लोटिंग पैनल जो होते हैं इसके लिए लैंड की ज़रूरत नहीं होती है। इन्वायरमेंटल चैलेंज टू कंसिडर, इससे रिलेटेड कुछ इन्वायरमेंटल चैलेंज भी हैं। पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन एक्वेटिक इकोसिस्टम, अंडर वाटर लाइफ एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल ड्यू टू रिड्यूस सनलाइट पोटेंशियल। फ्लोटिंग पैनल की वजह से सनलाइट पोटेंशियल वाटर के अंदर रिड्यूस होता है, जिसकी वजह से एक्वेटिक इकोसिस्टम अफेक्ट होता है, अंडर वाटर लाइफ अफेक्ट होती है। वाटर के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल है वो भी रिड्यूस होता है। स्ट्रक्चरल ड्यूरेबिलिटी चैलेंजेस अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग विंड्स, वेव्स एंड वाटर लेवल फ्लक्चुएशंस, कुछ स्ट्रॉन्ग विंड से रिलेटेड, वेव से रिलेटेड एंड वाटर लेवल फ्लक्चुएशन से रिलेटेड भी कुछ स्ट्रक्चरल ड्यूरेबिलिटी से रिलेटेड चैलेंज हैं जिन्हें ओवरकम करने की नीड है।